मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विथ मैत्री। एक ऐसी जगह जहां कहानियां बस सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, सांसों में, सन्नाटों में और कभी कभी आपकी परछाइयों में भी। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो आई थी मुझे एक अनजान आईडी से। सिर्फ एक लाइन थी उस मैसेज में, मैम जो मैंने देखा वो आज तक किसी को नहीं बताया, शायद अब कह देने का वक्त आ गया है। साथ में थी एक ऑडियो क्लिप जिसे सुनने के बाद मेरी भी रूह जैसे कुछ सेकंड के लिए बाहर आकर मुझे देखने लगी थी। ये कहानी है सतीश यादव की, दिल्ली की रातों में टैक्सी चलाने वाला एक आम आदमी जो हर रात एक नई मंजिल, एक नया किराया तलाशता था। लेकिन एक रात उसका सफर उसे वहां ले गया जहां से लौटकर इंसान वैसा नहीं रहता जैसा गया था। जनवरी का महीना था। दिल्ली की वो कटी कटी ठंडी रातें जहां हर सांस में जैसे कोई पुराना डर पिघलता हो। चारों तरफ धुंध पसरी थी, सड़कों पर, सिग्नलों पर और शायद लोगों के दिमागों में भी। करीब 2:45 हुए होंगे। सतीश अपनी पुरानी एम्बेसडर टैक्सी लिए साउथ दिल्ली के एक क्लब के बाहर खड़ा था, जहां से अक्सर देर रात शराब में डूबे चेहरों के साथ लड़के लड़कियां निकलते थे। लेकिन उस रात ना कोई हंसी, ना कोई झुंड, बल्कि आई सिर्फ एक अकेली लड़की। काली ड्रेस, हाथ में छोटा हैंडबैग, ऊंची हील्स और उसकी चाल ना नशे में थी ना किसी जल्दबाजी में। सतीश को पहले लगा था कि वो लड़की क्लब से निकल रही है, लेकिन नहीं, वो किसी पिछली गली से आई थी। शायद कोई लोकल लड़की हो या फिर वही आसपास की रहने वाली। कुछ समझ नहीं आया, पर सतीश ने खुद से कहा, थोड़ा इंतजार करता हूं, अगर वो मेरी तरफ आए तो समझ जाऊंगा उसे कहीं जाना है। और फिर सच में वो लड़की सीधी उसकी टैक्सी की ओर बढ़ी। सतीश जल्दी से टैक्सी में बैठ गया, इग्निशन ऑन किया। लड़की आकर पीछे बैठ गई। उसे थोड़ी राहत मिली, कम से कम आज की कमाई तो हो जाएगी। उसने पीछे गर्दन घुमाई और बोला, मैम साहब कहाँ जाना है? लड़की ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, 1 मिनट रुको, पहले तुम्हें पैसे दे देती हूं। सतीश थोड़ा हिचका, मैम साहब अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बस बताओ कहाँ जाना है, मैं बता दूंगा कितना किराया होगा। लड़की ने फिर वही कहा, 1 मिनट रुक जाओ, पर्स से निकालने दो पैसे। सतीश ने सोचा, ठीक है, शायद ये ऐसी ही होगी, रोज जाती होगी, नियम होगा इसका। और सच कहूं, बेचारी थोड़ी मजबूर भी लग रही है। ऐसी जगह अकेली लड़की को इनकार करना भी ठीक नहीं। और फिर लड़की ने अपने छोटे से हैंडबैग में हाथ डाला, कुछ सेकंड ढूंढा और फिर एक सादा लिफाफा बाहर निकाला। उसने बिना कुछ बोले वो लिफाफा सतीश की सीट के पीछे की तरफ बढ़ा दिया। सतीश ने धीरे से उसे हाथ में लिया और बोला, अरे मैम साहब इसमें पैसे है क्या? लड़की ने उसी शांत ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं जहां कहूंगी तुम वहां चले जाना, ज्यादा सवाल मत करना, मुझे कई जगहों पर जाना है, इसलिए पहले ही पैसे दे रही हूं। सतीश ने लिफाफा खोला और उसका दिल कुछ सेकंड के लिए रुक गया। अंदर 10,000 रुपए की नोटों की गड्डी थी, बिल्कुल साफ सुथरी, नहीं, वो हक्का बक्का रह गया। मैम साहब ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस एक सन्नाटा। सतीश ने अब तक जितनी भी सवारियां उठाई थीं, उनमें कुछ न कुछ इंसानी बात होती थी। कोई हंसी, कोई शिकायत, कोई बातचीत। लेकिन ये लड़की एकदम अलग थी। उसने बड़ी शांति से कहा, आज पूरी रात तुम मेरे ड्राइवर हो, मैं जहां कहूंगी तुम्हें वहां जाना होगा। मुझे ढेर सारे काम है, क्या तुम पूरी रात गाड़ी चला पाओगे? कोई परेशानी तो नहीं? सतीश के हाथ में अब भी नोटों की गड्डी थी। 10,000 रुपए एक रात के लिए उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। इतना पैसा
इतनी रात में सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर के लिए? लेकिन फिर भी पेट की जरूरत और दिमाग की हलचल अक्सर इंसान को फैसले करवाती है। वो बोला, जी मैम साहब, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। लड़की ने पहली बार थोड़ी सी मुस्कान दी। वो मुस्कान ना प्यारी थी ना डरी हुई, बल्कि एक खामोश सहमति जैसी। तो नोटों को अपनी जेब में डाल लो और चलो, जहां कहूंगी वहां मुड़ते जाना। सतीश ने गड्डी जेब में रख ली। अब उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, पर दिल के भीतर कुछ नर्म और अनजाना घुल रहा था। उसने टैक्सी स्टार्ट की और शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जहां लड़की ने इशारा किया था। सड़कों पर अब गहराता सन्नाटा था। धीमी रफ्तार से गाड़ी चलती रही और सतीश की आंखें हर मोड़ पर, हर गली में किसी इशारे का इंतजार करती रही। लड़की बोलती नहीं थी, बस हल्के से उंगली से दिशा दिखा देती, पर हर मोड़ पर सतीश के मन में एक सवाल कांप रहा था। कहीं ये लड़की मुझे किसी ऐसी जगह तो नहीं ले जा रही जहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हों। वो सोचने लगा, कई बार सुना है लड़कियां लालच देकर टैक्सी वालों को फंसा देती हैं, फिर उन्हें लूट लिया जाता है, या उससे भी बुरा। पर फिर वही गड्डी याद आई। 10,000 रुपए सिर्फ एक रात के लिए। इतने में तो कोई 3 दिन सफर करवा सकता है, फिर क्यों? सवालों की गूंज टायरों की रगड़ से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सतीश ने तय किया, जैसा वो कहेगी वैसा ही करूंगा। सतीश अब कई मोड़ पार कर चुका था और लड़की बस इशारों से रास्ता बताती जा रही थी। बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा हिले, बस एक उंगली, कभी दाएं कभी बाएं। शहर की सड़कों से होती हुई टैक्सी अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां रोशनी पीछे छूट जाती है और सन्नाटा आगे बढ़ता है। एक पुराना कब्रिस्तान, अधूरी बाउंड्री वॉल, जंग लगे लोहे का गेट और भीतर पेड़ों की स्याह परछाइयां। लड़की ने धीमे से कहा, यही रोक दो। सतीश ने टैक्सी धीरे से एक किनारे लगाई। उसे लगा कोई धार्मिक काम होगा, शायद फातिहा वगैरह पढ़ने आई होगी। पर जब लड़की दरवाजा खोलकर उतरने लगी तो सतीश के होठों पर एक झूठी हंसी आ गई। कब्रिस्तान, आधी रात, छोटे कपड़े, 10,000 रुपए का लिफाफा, और अब अंदर जा रही है। वो मजाक में बोल पड़ा, अरे मैम साहब, ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप कहीं कोई भूत वूत तो नहीं हो? लड़की रुक गई, मोड़कर उसकी तरफ देखा और पहली बार जोर से हंसी। तुम्हें मैं कोई भूत लगती हूं? सतीश की हंसी अब थोड़ी सुकड़ी सी हो गई। उसने फौरन कहा, जी जी नहीं, वैसे ही मजाक कर रहा था मैं। लड़की ने दरवाजा बंद किया और सीधे उस पुराने लोहे के गेट की ओर बढ़ी। उसने जंग खाए ताले को खोला और कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अब सतीश अकेला था, गाड़ी में बैठा, हेडलाइट्स बंद, और सामने वो अंधेरे का दरवाजा जिसके पार वो लड़की चली गई थी। उसने उसे या तो नहीं कहा था कि कितना इंतजार करना होगा, पर इंतजार ज्यादा लंबा नहीं हुआ। 5 से 7 मिनट बाद कब्रिस्तान के भीतर से एक तेज चीख आई, जैसे कोई औरत दर्द से कराह उठी हो। फिर वो आवाज अचानक, जैसे किसी ने दबा दी हो। फिर कोई और आवाज नहीं। सतीश की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिमाग अब बहुत सारे सवालों से भर गया था। छोटे कपड़ों में ये लड़की आधी रात में कब्रिस्तान क्यों गई? कोई इसके साथ गलत तो नहीं कर रहा? उसे डर लगने लगा, कहीं कुछ हो गया तो कोई पुलिस केस ना बन जाए, मैं भी फंस जाऊंगा। वो गेट की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। तभी वो लड़की गेट से बाहर आती दिखाई दी। सतीश ने राहत की सांस ली। चलो ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। वो वापस आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, बस एक सपाट थकी हुई सी नजर। फिर उसने धीरे से कहा, चलो अब कहीं और जाना है हमें। सतीश ने टैक्सी फिर से चालू की।
साइलेंस अब भी भारी था, पर उसका मन अब चुप नहीं रह सका। वो पूछ बैठा, मैम साहब, उस तरफ से जो आवाज आई थी, सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं लगी? लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, कोई चोट वोट नहीं लगी। मैं अपने भाई के साथ मजाक कर रही थी बस। अब तक सतीश को इस लड़की के बारे में जो कुछ भी अजीब लगा था, वो सब कुछ अब बहुत छोटे लगने लगे, क्योंकि जो उसने अगली बार सुना वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो सीधा डर की हड्डी में घुस जाने जैसा था। गाड़ी चल रही थी, पर अब सतीश का ध्यान सिर्फ उसके पिछले शीशे में था। वहीं से उसने देखा लड़की के कंधे पर कुछ लाल सा धब्बा था, ड्रेस पर फैला हुआ, जैसे कुछ ताजा छींटा गया हो। जब वो गाड़ी में बैठी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। सतीश ने हल्की आवाज में पूछा, अरे मैम साहब, आपके कपड़े थोड़े गंदे हो गए लगते हैं। वो अब भी शीशे में ही देख रहा था और उसका सवाल भी वहीं से किया गया था। लड़की ने उसी मिरर में नजरें टिकाकर जवाब दिया, अरे कंधे पर थोड़ा सा खून लग गया लगता है। एक पल को सतीश को लगा वो मजाक कर रही है। वो हंस पड़ा और बोला, अरे मैम साहब, आप तो डराने में लगी हैं। पर उस हंसी के जवाब में जो सुना वो एक धीमा ठंडा वाक्य था, जिसमें किसी और ही दुनिया की सच्चाई छुपी थी। डरा नहीं रही हूं, खून ही लगा है। अब जब तुम्हें हायर किया है तो सच तो बताना ही होगा। सतीश की हंसी वही सूख गई। लड़की अब भी आईने में देखती हुई बोल रही थी, पर उसकी आंखों में एक अनकहा सच था। उस कब्रिस्तान में एक आदमी था जो लाशों को दफनाता था। कई बार वो ऐसे लोगों को छुपाकर दफना देता था जिन्हें किसी ने मारा हो, ताकि उनका कोई सुराग ना मिले। बस उसी को मारकर आई हूं। जो चीखने की आवाज तुमने सुनी थी ना, वो उसी की थी। अब सच तो बताना ही होगा। कंधे पर जो खून है वो उसी का है। कल तक उसकी लाश मिल जाएगी। एक पल को सतीश की रूह जम गई थी। उसका गला सूख गया था, आवाज रुक सी गई थी, लेकिन जाने कैसे वो जोर से हंस पड़ा। अरे मैम साहब, आप बहुत ज्यादा डरा रही है, इतना भी मत। अब बताइए, आपको जाना कहाँ है? लड़की ने थोड़े नरम लहजे में कहा, डरो मत, डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। बस एक और काम है, चलो इस इलाके की तरफ बढ़ो। उसने एक विशेष दिशा बताई थी, शहर के बाहर का हिस्सा, जहां स्ट्रीट लाइट भी फासलों में जलती थी और हवा में कुछ बासीपन सा महसूस होता था। सतीश चुप था। लड़की भी अब कुछ नहीं बोल रही थी। गाड़ी, सन्नाटा और वो सवाल, क्या मैं अब भी बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं या इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं? कुछ देर बाद वो इलाके में पहुंच चुके थे। लड़की ने हल्के से कहा, ऐसा करो, यहीं रुको, मैं सामने वाले फोन बूथ से बस एक कॉल करके आती हूं। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और जैसे ही वो चल पड़ी फोन बूथ की तरफ, सतीश के मन में एक नई लहर उठी। आज के जमाने में फोन बूथ, और वहां कॉल किसे करनी है? अगर सब कुछ झूठ था तो अब सच क्या है? सतीश अब तक बहुत कुछ देख चुका था। 10,000 रुपए की नोटों की गड्डी, एक रहस्यमयी लड़की, कब्रिस्तान में दबे हुए चीखें, और अब आधी रात के सन्नाटे में एक सुनसान फोन बूथ के सामने खड़ी वो लड़की। सामने एक छोटी सी दुकान थी जो बंद होने की कगार पर थी। पास ही एक ढाबा था, शायद 24 घंटे खुला रहता होगा। लड़की बिना किसी से कुछ पूछे सीधे फोन बूथ में गई और रिसीवर उठाकर कॉल मिलाने लगी। सतीश टैक्सी के अंदर ही था, इंजन चालू, पर दिमाग में अनगिनत सवालों का शोर। और तभी उसने देखा सामने वाले अपार्टमेंट से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का चुपचाप नहीं निकला था, उसके चेहरे पर डर साफ था। वो बार बार इधर उधर झांक रहा था, जैसे किसी से छिपकर निकल रहा हो। फिर वो तेजी से पीछे की अंधेरी गली की ओर मुड़ा। सतीश की नजर उस पर थी, लेकिन उसी वक्त उसने देखा वो लड़की भी फोन बूथ से निकलकर उसी लड़के के पीछे जा रही थी। सीधे धीरे, बिना एक शब्द बोले
सतीश को कुछ गड़बड़ लगा। उसने सोचा, दाल में कुछ काला है। इतनी रात एक अजनबी लड़की और ये लड़का जो किसी से छिपकर गली में जा रहा है। ये अगर कोई गलत हरकत हो गई तो लोग मुझसे भी पूछेंगे। मैं तो टैक्सी वाला हूं ना। पुलिस तो पहले मुझे ही उठाएगी। पर उस वक्त डर से ज्यादा एक अजीब जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। अगर इस लड़की के साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। और इसी सोच के साथ वो टैक्सी से बाहर निकला और गली की तरफ बढ़ गया। गली में बहुत अंधेरा था। बल्ब या तो जला ही नहीं था या बुझा दिया गया था। और जैसे ही सतीश उस मोड़ पर पहुंचा, वो रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें वहीं की वहीं जम गईं। उसने देखा, वो लड़की उस लड़के के सामने खड़ी थी और अब उसके हाथ में वो लड़के का कट चुका सिर था। जमीन पर उसका धड़ पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून, गर्म, ताजा और डरावना। वो लड़की सिर को ऐसे पकड़ी थी जैसे कोई बच्चा गुड़िया पकड़ता है। सतीश के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस एक झटका और फिर चीख। वो उल्टे पांव भागा। हर कदम पर पैर कांप रहे थे। वो इंसान नहीं है, ये सपना नहीं है। मुझे भागना होगा अभी, इसी वक्त। जैसे ही वो टैक्सी तक पहुंचा, उसने इंजन को पूरी ताकत से धकेला। गाड़ी को वहां से निकालना था। उससे भी पहले खुद को बचाना था। लेकिन एक डर और पीछा कर रहा था। अगर किसी ने मुझे उस लड़की के साथ देखा तो सबको यही लगेगा मैं भी उस कत्ल में शामिल हूं, मैं भी उस लाश का हिस्सा हूं। मुझे सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो यही सोचते हुए गाड़ी शहर की ओर मोड़ने लगा। लेकिन तभी उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वो लड़की बैठी थी, ठीक पिछली सीट पर। चेहरा बिल्कुल शांत, आंखें गहरी और मुस्कान प्यारी लेकिन ठंडी। वो बोली, कहाँ जा रहे हो? सतीश अब बस एक ही चीज जान चुका था, वो लड़की इंसान नहीं है। ना उसकी चाल इंसानों जैसी थी, ना उसकी हंसी, ना उसका चेहरा और अब ना उसका शरीर। जब वो आईने में दिखी, सतीश के हाथ पांव कांपने लगे। ये फिर से मेरी टैक्सी में कैसे आ गई? लेकिन वो बस मुस्कुरा रही थी, एक ठंडी गहरी मुस्कान जिसमें कहीं कोई डर नहीं था, क्योंकि वो डर थी। काम अभी अधूरा है, उस तरफ नहीं जाना है, तुम्हें इस तरफ जाना है। सतीश अब रोने लगा था। तुम गाड़ी में कैसे आ गई? वो हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में अब इंसानी एहसास नहीं था। वो हंसी किसी ऐसी चीज की थी जो इंसानों को सिर्फ खेल समझती है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब वो गाड़ी के आगे वाले बोनेट पर बैठी थी, पीछे की सीट से गायब होकर सामने कैसे आ गई? सतीश को कुछ समझ नहीं आया। वो बस मुस्कुराकर बोली, मैं अंदर आऊं? और पलक झपकते ही वो फिर से पीछे की सीट पर बैठ गई। अब सतीश को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वो लड़की कोई भूत ही थी। उसने गाड़ी वहीं रोक दी, हाथ चूव लिए, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पर वो सिर्फ देख रही थी। उसकी आवाज फिर गूंजी, अब जरा नरम ठंडी, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली, तुम्हें बस मेरा काम करना होगा। जहां मैं कहूं वहां ले चलोगे। सतीश अब भी बचाने की कोशिश में था। देखो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर तुम किसी को मारोगी तो मेरे लिए भी खतरा होगा और शायद तुम्हारे लिए भी। और तब उसने जो जवाब दिया, उसने जैसे सतीश की हड्डियों में बर्फ भर दी। मरे हुए के लिए कोई खतरा नहीं होता। मौत तो पहले ही आ चुकी है, अब बस काम बाकी है। और कीमत तुम ले चुके हो, अब पीछा नहीं छोड़ सकते। लो, ये पैसे वापस ले लो, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसी वक्त वो लड़की अब उसके ठीक साथ वाली सीट पर थी। कैसे आई, कब आई, कुछ पता नहीं चला। और अब जो वहां बैठा था वो लड़की नहीं थी जिसने क्लब से टैक्सी ली थी।
अब वो एक जला हुआ शव थी। उसके कपड़े जल चुके थे, जैसे पेट्रोल से भिगोकर किसी ने आग लगाई हो। चेहरा, जली हुई चमड़ी, फटी हुई त्वचा और आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी जिंदा लाश की होती हैं। वो मांस अब सतीश के ठीक बगल में था, उसे देख रहा था और उससे बात कर रहा था। अब तक सतीश की जिंदगी की सबसे डरावनी रात एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से या तो सिर्फ मौत लौटती है या पागलपन। पीछे की सीट पर बैठी वो लड़की अब एक भयानक प्रेतनी थी। उसकी बातें अब भी उसी नरमी से थी, लेकिन हर लफ्ज में एक आगाज था, जैसे वो अब भी इंसान दिखना चाहती हो, पर अंदर से वो कुछ और बन चुकी थी। वो बोली, कीमत अदा की जा चुकी है, काम अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर भागने की कोशिश की तो 1 ही मिनट में तुम्हारी सांस बंद कर दूंगी। मैं तुम्हारे बेहद करीब हूं, बाकी किसी को दिखाई नहीं देती, पर जरूरत पड़ी तो जो तुमने नहीं देखा वो भी दिखा सकती हूं। सतीश ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। अब वो एक ड्राइवर नहीं था, वो उसके काम का बंधुआ बन चुका था। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पर, और दिल में एक ही सवाल, मैं कैसे बचूंगा। लेकिन तभी वो फिर बोली, इस बार प्यारी सी आवाज में, तुम रो क्यों रहे हो? रोना नहीं चाहिए। किसकी चिंता है तुम्हें? क्या परेशानी है? मुझे बताओ ना। सतीश कैसे बताता कि वही अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। वही जिसकी जली हुई चमड़ी उसके बगल में बैठी थी, वही जिसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और तेज थी, वही जो अभी 1 घंटे पहले किसी का सिर काट चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, चुड़ैल, ये कोई इंसान नहीं है। नाश्ता करता गया। सतीश अब बस मशीन की तरह गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और सामने खड़ी थी एक पुलिस की जीप। एक पल को सतीश की आंखों में उम्मीद की रोशनी जली। शायद अब बच सकता हूं, शायद इन्हें सब कुछ बता दूं। वो जो आदमी मारा गया, वो कब्रिस्तान वाली लाश, सब कुछ बता दूं। लेकिन दिमाग ने एक तमाचा मारा। क्या यकीन करेंगे वो? अगर कहूंगा एक भूतनी है जिसने कत्ल किया, तो क्या वो हंसेंगे नहीं? लाश मिलेगी, सबूत नहीं, तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी। वो मर चुकी है, उस पर कोई केस नहीं बनेगा, पर मैं जिंदा हूं और मेरे खिलाफ ही चार्ज लगेगा। मैं ही कटघरे में खड़ा रह जाऊंगा, एक ऐसी कहानी के साथ जिसका कोई गवाह नहीं। और वहीं सतीश ने ठान लिया, जैसा वो कहेगी वैसा ही करूंगा। बस बचने का सही मौका खोजूंगा, जब वक्त मिलेगा भाग निकलूंगा। सतीश अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इंसान सवाल नहीं करता, बस आदेश मानता है। जब उसने गाड़ी उस बिल्डिंग के पास पार्क की तो वो लड़की, नहीं वो प्रेतनी, बोली, इंतजार करना होगा, रात लंबी है और जिस पर शिकार करना है वो कुछ ही देर में इस बिल्डिंग से बाहर आएगा। मुझे सब पता है, उसका टाइमिंग, उसकी मंजिल, सब। फिर उसने वही पुराना मीठा लहजा अपनाया। डर तो नहीं लग रहा ना? अगर लग रहा है तो मैं गायब हो जाती हूं। और अगले ही पल वो गायब। गाड़ी में सन्नाटा। सतीश ने इंजन बंद किया और सांस रोककर बैठा रहा। शायद ये मौका है, भाग सकता हूं। उसने धीरे से चाबी घुमाई, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास ठंडी बर्फ सी फुसफुसाहट। जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूं। डर लग रहा है, लेकिन मौत डर से ज्यादा बुरी होती है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। थैंक यू। और फिर वो बिल्डिंग, 13वीं मंजिल पर एक हल्की सी रोशनी जली और तभी वो फिर दिखाई दी। पिछली सीट से आवाज आई, ध्यान रखना वो 13वीं मंजिल है। अब मैं वहीं जा रही हूं। बाकी किसी को नहीं दिखूंगी, लेकिन तुम मुझे जरूर देखोगे। वो टैक्सी से उतरी, सीधी गेट की ओर बढ़ी। कोई उसे देख नहीं पा रहा था। सड़क पर से गाड़ियां निकल रही थी, बाइकें उसके कंधे से छूते छूते निकल रही थी, पर किसी ने उसे महसूस तक नहीं किया। वो बिल्डिंग के गेट पर पहुंची
और एक छलांग में सिक्योरिटी गार्ड की आंखों के सामने से होकर उस दीवार को पार कर गई। गार्ड ने कुछ देखा तक नहीं। अब सतीश की नजर ऊपर उठी और तभी पहली मंजिल की दीवार पर वो प्रेतनी चढ़ती नजर आई। उसकी बाजुएं लंबी हो चुकी थी, उसके पैर फैलते जा रहे थे। वो अब इंसान नहीं, मकड़ी बन चुकी थी। दीवार पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण की कोई सीमा ही ना हो। 13वीं मंजिल तक धीरे धीरे एक साए की तरह चढ़ गई और वहां एक बालकनी के कोने में जाकर खड़ी हो गई। फिर 13वीं मंजिल के उस कमरे की खिड़की से एक आदमी बाहर निकला और वो जैसे धुएं की तरह सीधे उस जंगले के आर पार हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक शिकार। वो आदमी अब अंदर था, उसके हाथों में दम तोड़ता हुआ। कुछ देर बाद वो छलांग मारते हुए वापस नीचे आई, तेजी से बिल्डिंग की दीवार बांधी और फिर से टैक्सी में पिछली सीट पर बैठ गई। उसके मुंह पर ताजा खून लगा था। सतीश उसे बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था और वो हंसी, फिर बोली, ओह माफ करना, तभी तो मैं सोच रही थी तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो। अरे हाँ, मेरे होंठों पर खून लगा है ना। वो चबाने में मजा बड़ा आया। उसकी गर्दन धीरे धीरे चबाई, फिर हड्डी तोड़ी। वो जिंदा था, भीख मांग रहा था जिंदगी की, पर मुझे रहम नहीं आता। आंखों में आंखें डालकर देखा और उसकी आंखों से रोशनी चली गई। अब वो सामान्य हो गई थी। मुंह पोंछ लिया, कपड़े ठीक कर लिए और फिर बोली, अब एक नाइट क्लब की तरफ चलना होगा। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड है, शायद किसी का बॉडीगार्ड भी है, उसे भी ठिकाने लगाना है। सतीश अब इतना टूट चुका था कि सोचने और डरने में फर्क करना भी भूल गया था। उसने सोचा था, गाड़ी को ठोक दूं, एक मौत से कई मौतें बच सकती हैं, कम से कम कोई और तो नहीं मरेगा। गाड़ी उसने रफ्तार में ले ली। सोच थी कि सड़क से उतार दूं, बस किसी पेड़ से टकरा जाए। लेकिन तभी पीछे वाली सीट से 2 हाथ सीधे उसकी छाती के आर पार निकल आए। ठंडे राख जैसे काले हाथ, जैसे किसी मुर्दे ने कफन फाड़ दिया हो। उसके हाथों ने स्टीयरिंग थाम लिया, गाड़ी को वापस सीधा किया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी तुम्हें खुद चलानी होगी। अगर अगली बार ऐसी गलती की तो ये हाथ सिर्फ छाती के आर पार नहीं होंगे, तेरे जिस्म में छेद भी बना देंगे। किसी और की जान बचाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मरना तो उन्हें है ही, और अगर तू मरा तो मैं किसी और की गाड़ी में बैठ जाऊंगी। तो मेरा काम पूरा करो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। सतीश चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो बह नहीं रहे थे, वो जम गए थे। और फिर वो उसी जगह पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था, वही नाइट क्लब। सतीश हैरान था, ये तो बंद है ना, तुम यहीं से तो गाड़ी में बैठी थी। वो मुस्कुराई, वही ठंडी गूंजती हुई मुस्कान। नाइट क्लब बंद नहीं है, इसे बंद किया गया है। जो लोग इसमें थे अब जा चुके हैं, लेकिन मेरा शिकार अब भी बाकी है। उसने गाड़ी रुकवाई और बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पॉट में पार्क करवाया। यहां से आगे मत बढ़ाना, ना कोई कैमरा है, ना कोई सबूत बनेगा। एक भी गलती की तो गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर मत कहना मैंने फंसाया। अब सतीश से एक नया काम लिया जाने वाला था। मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसे बाहर बुलाना है, कैमरे से दूर ले जाना है, कोई सबूत नहीं छोड़ना मुझे। तुम पीछे वाली गली से घूमकर आगे वाले गेट के पास खड़े हो जाओ, जहां कोई कैमरा नहीं है। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। अगर वो मेरे हाथ से बच निकला तो मैं तुम्हें वही मार डालूंगी। सतीश चला गया। वो अब बस एक मोहरा बन चुका था, एक भयानक खेल का जो शून्य से शुरू होकर मौत पर खत्म होता था। वो उस पूरे हुए गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। क्लब के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। शरीर से सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था, लेकिन हालत में शराब का नशा बह रहा था। हाथ में बोतल, पैर लड़खड़ा रहे थे। एक पल के लिए लगता कि गिर जाएगा, फिर अपने आप को संभाल लेता। सतीश उसे देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था,
माफ करना भाई, तेरी मौत मैं नहीं टाल सका। सतीश अब बस एक जिंदा लाश की तरह टैक्सी चला रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पेट में मरोड़ उठती थी, लेकिन डर का नाम अब उसके साथ की सवारी बन चुका था। एक इशारा, कान में फुसफुसाहट और फिर मौत। सिक्योरिटी गार्ड उस टूटे गेट के पास आता है। सतीश उसे रोकता है, जैसे उस आत्मा ने कहा था, एक लड़की है जो इस नाइट क्लब में काम करना चाहती है, किसी भी कीमत पर। वो हंसते हुए जवाब देता है, कभी देखा नहीं तुम्हें। क्या तुम भी बॉस के साथ काम कर रहे हो? और फिर पीछे से निकलती हैं वही लंबी पतली भयानक बाजुएं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हों। एक पल और उसकी उंगलियां गार्ड की आंखों में धंस चुकी थीं, इतनी जोर से कि उसकी पुतलियां भीतर दब गईं। फिर एक झटका और वह जमीन पर गिरा। सतीश सब देख रहा था। वो चीख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सामने इंसान नहीं था, एक क्रूर प्रेतनी थी। उसने गार्ड की आंखें निकाल दी, कान नोच डाले, गला दबा दिया और तब तक दबाती रही जब तक उसकी उंगलियां उसके मुंह से आर पार नहीं हो गईं। उसका चेहरा छिल चुका था, छाती का मांस तक फाड़ दिया गया। मौत की वो दास्तान बस 2 मिनट में खत्म हो चुकी थी। वो अब भी उसी मासूमियत से बोल रही थी, चलो अब निकलो यहां से। सतीश भागा, इतनी तेज दौड़ लगाई जैसे उसकी जान अभी उसके पीछे ही चल रही हो। गाड़ी तक पहुंचा, बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और उस भयानक जगह से निकलने लगा। दिल ही दिल में सोच रहा था, मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन तभी कानों में वही धीमी हंसी गूंजने लगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक भी नहीं कर सकती क्या? सतीश की सांस अटक गई, कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखों में वही दृश्य घूमने लगा, वो गार्ड की चीखती आंखें, फटती चमड़ी, फड़फड़ाती सांसें। वो गाड़ी में उल्टियां करने लगा, लेकिन वो लड़की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें गाने सुनना पसंद है? कोई गाना तो लगाओ, कोई अच्छा सा नया सा गाना। वैसे मैं गाने कम ही सुनती थी, क्योंकि टैक्सी शेयर करनी पड़ती थी, रुपए भी नहीं होते थे। अब तो चलो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल मासूम सी बातें, जैसे किसी स्कूल की लड़की प्यार की बातें कर रही हो। लेकिन सतीश जानता था, उस मासूम आवाज के पीछे एक मौत बस मुस्कुरा रही है। फिर वो बोली, अब शहर से बाहर जाना है, एक पुलिस स्टेशन की ओर। किसी का तर्स उतारना बाकी है। सतीश सन्न हो गया। पुलिस स्टेशन? वहां क्यों? क्योंकि कर्ज तो हर जगह उतारने पड़ते हैं। और सवाल ज्यादा मत किया करो, कोई अच्छा सा रोमांटिक गाना लगाओ। सतीश ने गाड़ी मोड़ दी, थर थर कांपते हाथों से, आंसुओं के साथ। उसे नहीं पता था वो अब जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, उस रात का अंत किसी की मौत से ही होगा। यह पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों को तो नहीं मारने वाली ना? हे भगवान, मेरी गाड़ी में घूम रही है, मैं तो बुरा फंस गया हूं। इधर भी मरूंगा, उधर भी मरूंगा। मैं सोचता रहा क्या करूं, भाग जाऊं, चिल्लाऊं? लेकिन उसके साथ बिताए हर मिनट ने मुझे एक बात सिखाई थी, भागोगे तो मरोगे। बस जैसा वो कहती है वैसा करना ही पड़ेगा। मेरी सोच से पहले उसने बोल दिया था, अभी थोड़ी देर में एक गाड़ी निकलेगी, पुलिस की गाड़ी, इंस्पेक्टर होगा उसके अंदर। तुम्हें उसकी गाड़ी का पीछा करना है, धीरे धीरे, इतना कि उसे शक ना हो, पर इतना भी नहीं कि दूर हो जाओ। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर वो हमें देख ले? उसकी हंसी, वो हल्की सी ठंडी हवा जैसी, जैसे किसी ने बर्फ को चीर कर किसी के कान में फूंक मारी हो। जब तक मैं इस गाड़ी पर सवार हूं, कोई हमें देख नहीं सकता। हम एक परछाई हैं अब, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पूरी तरह दिख रही हूं। फिर वो गाड़ी सामने आई, पुलिस की सफेद जीप, नीली लाल बत्तियों वाली, धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलती हुई, और मैंने टैक्सी को उसके पीछे मोड़ लिया। हर मोड़, हर कट मैं उसके पीछे जा रहा था, जैसे किसी शिकारी के पीछे उसका शिकार। उसका स्वर अब और शांत हो गया था, पर हर शब्द में एक नशा था, एक चुभन। जानते हो ना सतीश, हर रूह को अपनी मौत से पहले हिसाब पूरा करना होता है। कर्ज, दर्द,
और बदला। ये तीनों बातें रूह को चैन नहीं लेने देती। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल तो जैसे सीने में धड़का नहीं रहा था, बस किसी ने उसमें बर्फ भर दी थी। फिर वो जगह आई, शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना पीपल का पेड़, जहां अक्सर रात की गश्त में पुलिस वाले रुक कर बीड़ी पीते हैं, आराम करते हैं। उसने कहा, अब गाड़ी रोक दो, बस यही से मुझे पैदल जाना है। मैंने डरते हुए देखा, पुलिस वाला अपने गाड़ी से उतर रहा था। शायद कुछ रखने आया था या किसी को कॉल करने। मैं उसे देख ही रहा था कि वो लड़की अब शायद कोई इंसान नहीं रही थी। गाड़ी से उतरी। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे अब। उसके साए का कोई आकार नहीं था, उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था वो नजदीक जा रही थी। और फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही इंस्पेक्टर ने पेड़ के नीचे झुककर कुछ रखने की कोशिश की, वो उसके पीछे थी। एक ही झटके में उसने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर की चीख निकली, पर आधी, क्योंकि अगले ही पल उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर खिंच चुकी थी। मैं अपनी सीट पर जम गया था। वो कहती जा रही थी, दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए, इसमें तो मजा आना चाहिए ना। उसने आंखें निकाली, कानों को खींचकर अलग किया और फिर अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से छाती चीर डाली। खून जैसे किसी बाल्टी से गिराया गया हो। वो इंस्पेक्टर अब बस हड्डियों का ढांचा था, जिंदा था पर मरा हुआ भी। मैंने वहीं गाड़ी में एक बार और उल्टी कर दी और फिर वो लौटी, धीरे से वही मासूम सी आवाज, अब आखिरी काम बचा है सतीश, बस एक और। सतीश की टैक्सी अब शहर के शोर से दूर एक अजीब सी खामोशी में घुस चुकी थी। काफी दूर एक बहुत ही ऊंची दीवार के पीछे रोशनी की लकीरें नजर आ रही थी। गाड़ी यही रोक दो, वो लड़की बोली। उसका चेहरा अब कुछ और ठंडा था, कुछ और भयानक। यह एमएलए का घर है। उसके इस वाक्य से सतीश का शरीर ठंडा पड़ गया, उसका गला सूख गया। एमएलए का, इतने बड़े आदमी का। हाँ, वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। और आज उसकी कहानी का आखिरी पन्ना मैं खुद लिखूंगी। सतीश की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वहां बहुत सिक्योरिटी होगी, इतने पुलिस वाले होंगे। तुम उसे वहीं मारने जा रही हो क्या? वो लड़की अब गाड़ी से उतरते हुए बोली। नहीं, मैं वहां किसी को नहीं मारने जा रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे उसे मारना जरूर है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो मौत का स्वाद धीरे धीरे चखे, और इसके लिए मैं उसे तुम्हारी टैक्सी में बैठा कर ले जाऊंगी। गाड़ी ऑन रखना, यही आखिरी काम है। सतीश कांपता हुआ सिर्फ ठीक है कह पाया, और फिर वो चली गई। उसके उल्टे पैर उस रोशनी में गुम हो गए, बड़े से लोहे के गेट से जो किसी भी आम इंसान को अंदर जाने नहीं देता। वो यूं ही आर पार हो गई। सतीश की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो एमएलए को कैसे ले आएगी इतनी सिक्योरिटी में? उसने पीछे शीशे से देखा, कोई नहीं था। वो अकेला खड़ा था एक अंधेरे रास्ते पर, जहां ना कोई कैमरा था ना कोई गवाह। 15 मिनट बीत गए, फिर जैसे जमीन के बीच से, आसपास की खाली झाड़ियों से किसी की परछाई निकली। वो लड़की थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी चाल में ऐसा कुछ था जो सतीश को यकीन दिला रहा था। वो कुछ लेकर आ रही है। और फिर टैक्सी की डिक्की खुली, कुछ खींचने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज हो, इंसानी शरीर जैसी। डिक्की में किसी के बंधे हुए पैर फड़फड़ाए। अंदर डाल दिया है। वो लड़की पीछे वाली सीट पर बैठती हुई बोली, गाड़ी चलाओ, हमें अब शहर से बाहर जाना है, जंगल की तरफ। सतीश ने कांपते हाथों से टैक्सी स्टार्ट की। तुमने उसे कैसे ले आई? इतने पुलिस वाले थे, जब कोई मुझे देख ही नहीं सकता तो रोक भी कौन पाएगा? उसका जवाब उतना ही ठंडा था जितना उसका चेहरा। लेकिन उसे मारना जरूरी है क्या? वो एमएलए है, शहर में इतने अच्छे काम किए हैं उसने।
उसके सवाल पर वो लड़की चुप हो गई, फिर बोली, अच्छे काम। उसकी हंसी सुनकर सतीश को ऐसा लगा जैसे कोई मरा हुआ आदमी कांपता हुआ रो रहा हो। एक दिन मैं भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, लेकिन यही इंसान मुझे एक गाड़ी में बिठाकर जंगल में लाया था। मेरे कपड़े फाड़े थे, शरीर पर सिगरेट से दाग दिए थे। मेरी आत्मा छटपटाई थी, पर मदद नहीं आई। फिर उसने मेरी सांसें रोक दी। अब मैं वापस आई हूं। प्रलय की ये रात बस एक सजा है, और तुम मेरे साथी हो सतीश। सतीश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कह नहीं सका। रुको, यही जगह है, उसने कहा। चारों ओर घना जंगल था, पीछे कोई नहीं, सामने बस एक पेड़, सूखा, कुंघराला और डरावना। उतरो, मदद चाहिए। सतीश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही डिग्गी खोली, उसे लगा जैसे उस इंसान की सांसें उसकी आत्मा तक छू गईं। एमएलए रस्सियों में बंधा हुआ, मुंह पर पट्टी, बेसुध मगर जिंदा। एक कंधे से तू पकड़, एक मैं पकड़ती हूं। चलो इसे घसीटकर उस पेड़ के नीचे ले चलते हैं। घसीटते हुए जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उसने सतीश से कहा, याद रखना, कभी कभी इंसाफ बहुत खूबसूरत नहीं होता, कभी कभी वो खूनी होता है, लेकिन जरूरी होता है। वो चुड़ैल अब इंसान नहीं लग रही थी, उसकी चाल नहीं चल रही थी। वो फिसल रही थी जमीन पर, जैसे धुएं में लिपटी हुई कोई आत्मा। उसने उसकी गर्दन पर अपनी काली उंगलियों से एक रेखा बनाई और कहा, याद है ये जगह? ये वही पेड़ है जहां तुमने मुझे जलाया था, जिंदा। एमएलए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सिर झटकना शुरू कर दिया, जैसे यादें लौट रही हों। जली हुई एक लड़की की चीखें जो जिंदा आग में झोंक दी गई थी। कहता रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था, मैंने सिर्फ। वो बीच में बोली, तू ही था, तेरा ही फैसला था, और अब फैसला मेरा होगा। फिर उसने सूखे पेड़ से एक लोहे की जंजीर निकाली। पता नहीं कहां से आई थी, शायद उसी के साथ दफन हुई थी। हम दोनों ने मिलकर उस इंसान को उसी पेड़ से बांधा जिसके नीचे उसकी दरिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। उसका मुंह खोला और चुड़ैल ने उसके होठों पर उंगली फेरते हुए उसकी जुबान को खींच लिया, जैसे किसी पंछी की चोंच से उसकी आवाज छीन रही हो। वो अब समझ चुका था, ये लड़की सिर्फ प्रेत नहीं थी, ये उसका भूतकाल थी जो अब उसी की मौत का चेहरा बन गई थी। उसने लकड़ियां जुटाना शुरू की। मैंने सिर्फ देखा, वह पेड़ के नीचे लकड़ियां लगाती जा रही थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो हर टहनी के साथ अपने भीतर का दर्द निकाल रही हो। जब लकड़ियों का ढेर तैयार हो गया, उसने कहा, तू जब मुझे लाया था यहाँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा देकर और सबके सामने मेरी इज्जत उतारी थी, तब यही पेड़ तेरा गवाह था। आज वही पेड़ तेरी सजा देगा। एमएलए की आंखों में अब सिर्फ सांसें नहीं, सजा का यकीन था। फिर उसने पेट्रोल डाला और एक माचिस जलाई। मैंने देखा जैसे ही आग पकड़ती, वो आदमी झुलसे लगा। उसकी सांसें घुटने लगी, गला सूखने लगा, शरीर अकड़ने लगा, लेकिन वो मरा नहीं। तब तक नहीं जब तक उसकी हड्डियां कड़कने की आवाज ना आई। उसका शरीर चीख नहीं रहा था, जल रहा था, गीली लकड़ियों जैसी सड़ांध के साथ। मैं वहीं बैठा रहा, पत्थर बना हुआ, और उसने मेरा हाथ थामा। अब मैं चैन से सो सकती हूँ, अब मैं मर सकती हूँ, सच में। वो जलते हुए शरीर की तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वो हंस रही थी। तू जानता है मैं कौन थी? एक लड़की जिसे हर किसी ने बस इस्तेमाल किया, मारा और जला दिया। आज वो राख नहीं, आग बन गई है। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस मेरी सांसें कांप रही थी। और फिर उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तू जा सकता है। मैंने इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही मुड़ा, पीछे वाली सीट पर सिर्फ एक जली हुई चुन्नी पड़ी थी, और जलता हुआ वो पेड़ अब धुआं छोड़ रहा था।
बिल्कुल वैसा ही धुआं जैसे किसी ने अंत में न्याय पा लिया हो। मैंने डरते हुए उससे पूछा था, तुम मुझे तो नहीं मारोगी ना? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरा साथ दिया है। तुम्हारी गाड़ी किसी कैमरे में नहीं आई, कोई सबूत नहीं बचेगा कि तुम इस सब में शामिल थे। बस अब गाड़ी चलाओ और सब भूल जाओ। जो आज की रात हुआ उसे अपने सीने में दफन कर दो। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अलविदा। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन दिल अभी भी वहीं था, उस पेड़ के नीचे। गाड़ी चलती रही, पर मैं बार बार रियर मिरर में देखता रहा। डर यही था कि कहीं फिर वो पीछे की सीट पर ना आ बैठे, लेकिन नहीं, वो कभी वापस नहीं आई। रात खत्म हो चुकी थी और सवेरा मेरे चेहरे पर सिर्फ सांसों का बोझ लेकर आया था। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। चेहरा क्यों उतरा है? सब ठीक है ना? क्या कहता उनसे? कैसे बताता कि मेरी टैक्सी में उस रात एक आत्मा थी जो इंसान का शरीर चीर कर बदला ले रही थी? मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, पर दिमाग में सवाल गूंजते रहे। उसने उन्हीं को क्यों मारा? क्या रिश्ता था इन सब के बीच? मैंने टीवी खोला। हर चैनल पर वही रात, वही जगह, वही लाशें। एक सीरियल किलर का आतंक, भयानक तरीके से कत्ल, शहर में खौफ का माहौल। फिर अचानक एक खबर आई, सभी मारे गए लोग एक पुराने केस में सस्पेक्ट थे। एक लड़की का बलात्कार हुआ था, कत्ल हुआ था, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। केस बंद हो गया था। मैं समझ गया, वो लड़की वही थी। उसका गुस्सा, उसकी चुप्पी, उसका भयानक रूप, सबके पीछे वही दबी हुई कहानी थी। उस कब्रिस्तान वाला आदमी, वो नाइट क्लब वाला सिक्योरिटी, वो पुलिस वाला, वो एमएलए, सब उस कांड से जुड़े हुए थे। वो सब उस रात की सजा भुगत रहे थे जो किसी ने सालों पहले भुला दी थी। कभी कभी एक लड़की मर जाती है और दुनिया कहती है किस्मत खराब थी, लेकिन अगर वो किस्मत ही सजा बन जाए तो हर पाप एक दिन धुएं में लिपटे बदले में बदल जाता है। मैं हूं मैत्री। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विस्पर्स विद मैत्री को।